No. गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मिथुन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमवी एडुनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर। तो कल से हमने ईवीएस के टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। कल हमने डिस्कस किया था फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो में हमने कवर किया था। आज हम चैप्टर 2 प्लांट्स एंड एनिमल्स के पार्ट एनिमल्स को आज हम कवर करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो हम इसमें से एनिमल वाले पार्ट को आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनिमल हम हिंदी में कहते हैं पशु या जानवर। यस। तो वी ऑल आर, मतलब हम भी अगर देखें तो वी आर ऑल्सो कंसिडर एज एनिमल इन बायोलॉजी, एंड वी आर कंसिडर एज सोशल एनिमल, थोड़ा सा और व्यवस्थित बोले तो। यस। तो एनिमल्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। आज जो हेडिंग्स हम पढ़ने वाले हैं, एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कितने ऑल वैरायटीज ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन एनिमल्स। देन ब्रीदिंग इन एनिमल्स, ब्रीदिंग के क्या क्या तरीके हैं। लोकोमोशन, कैसे वो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके बेसिस पर क्या कैटेगरीज हैं। स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक क्लास ऑफ एनिमल, कुछ विशेष तरह के एनिमल्स, या फिर हम देखें सारे वैरायटी जो हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, कि एनिमल जिसे हम पशुपालन कहते हैं, पशुपालन में तमाम वैरायटी है। एनिमल हस्बेंड्री की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और उसमें से स्पेसिफिकली बी कीपिंग को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एनिमल क्या है। इन आवर सराउंडिंग वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रेंजिंग फ्रॉम मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर स्मॉलर फॉर्म्स। तो नो डाउट हम अपने आसपास देखते हैं तो ह्यूमन बींग्स हम तो हैं ही, इसके अलावा मैमल्स में हम लोग आते हैं, इसके अलावा तमाम मैमल्स आते हैं। रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं हमें, बर्ड्स देखने को मिलते हैं, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, और भी तमाम तरीके के छोटे बड़े जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। यस। फिर एनिमल्स में लिव ऑन लैंड, ये जमीन पर भी पाए जा सकते हैं, पानी में पाए जा सकते हैं, हमें उड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, मीन्स दे कैन ऑल्सो बी देयर इन द एयर। जिसे हम कैटेगरीज में बांटें तो ये जनरली पेड़ों पर रहते हैं, अर्बोरियल हम इनको कहते हैं, अभी आगे और डिटेल में देखेंगे। एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये बेसिक प्रॉपर्टीज में से है एनिमल्स की, कि दे मूव। यस। अगर हम एनिमल्स को कैटेगराइज करेंगे तो उनकी बेसिक फीचर्स अगर एनिमल्स की हम माने तो उनमें से एक लोकोमोशन भी है। एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, इट में बी कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, ये भी पता है हमें। एनिमल तमाम तरह के होते हैं। कुछ कार्निवोर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश या मीट के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, या वही खाते हैं, मांस ही खाते हैं। हर्बीवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स को खाते हैं, शब्स को खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों को ही खाते हैं। और ओमनीवोर जो दोनों तरह के हो सकते हैं, मतलब दोनों ही तरह की फीडिंग इनको चलती है, चाहे वो फ्लैश हो, मांस हो, या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स हो। यस। एनिमल्स रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जनन करते हैं, ये अपने ही तरह के जीवों को जन्म देते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इनके रिप्रोडक्शन का मोड भी अलग अलग हो सकता है। इन एनिमल्स ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर डिफरेंटली डेवलप्ड, नो डाउट जैसी ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं एनिमल्स में भी अलग अलग कैटेगरीज की हम बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है कोई भी जीव, मतलब अगर बहुत आधारभूत देखें तो यूनिसेल्युलर है, फिर मल्टी सेल्युलर है। यस। और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स होता जाता है। हर एक काम के लिए बॉडी के पास स्पेसिफिक ऑर्गन है, स्पेसिफिक सिस्टम है। तो जितना कॉम्प्लेक्स बॉडी होगा उतना ही अ, अलग हम देखेंगे। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखेंगे तो सभी जो पूरा, अगर यूनिसेल्युलर है तो पूरे काम जो है शरीर का, एक ही सेल से बना हुआ शरीर, तो वही सेल एक ही कोशिका तमाम काम करती है। लेकिन जितने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें फिर ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे, तो बॉडी उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और हर एक काम के लिए लेबर डिवीजन होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम बोलें बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गया एनिमल्स का। अब हम स्पेसिफाइड डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं, कि एनिमल्स को कौन कौन से क्राइटेरिया पर, कौन कौन से बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ना ये हमें मानना पड़ेगा
कि हम प्राइमरी लेवल का ईवीएस पे बात कर रहे हैं तो बच्चों को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन या उतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी बच्चों का जो नॉलेज है उसमें बहुत बेसिक चीज़ों पर ही क्लासिफिकेशन डिस्कस किया जाता है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं, रीढ़ की हड्डी है कि नहीं इनमें, है ना। तो एक तो होगा जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है और एक जिसमें रीढ़ की हड्डी है, तो जिनमें नहीं है उनको हम बोलते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स। यस। और जिनमें है उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। यस। ये सामान्य तरीका है समझने का। एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन जिनमें नहीं होता है उन्हें हम नॉन वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हुए हैं, कार्ब्स हुए हैं, क्रैब्स हुए हैं, सॉरी, स्नेल्स हुए हैं, स्टारफिश, ये सभी एग्जाम्पल हैं इनवर्टिब्रेट्स का, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो इनवर्टिब्रेट्स हो गए या नॉन वर्टिब्रेट्स हो गए। वर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें मैमल्स आ गए, मतलब हम लोग आ गए, बर्ड्स आ गए, फिश आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, एम्फीबियंस आ गए, इन सभी में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस के आधार पर दो कैटेगरी हो गई, जिनमें पाया जाता है वो वर्टिब्रेट्स है, जिनमें नहीं पाया जाता है वो नॉन वर्टिब्रेट्स है। फिर दूसरा तरीका क्या है क्लासिफिकेशन का, एनिमल्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। शरीर का तापमान कैसा रहता है, तापमान को क्या वो एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके आधार पर ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो बोला जाता है जिन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल। अच्छा, वार्म ब्लडेड कहने का मकसद ये है कि इनका शरीर का तापमान जो होता है, भले ही एनवायरनमेंट का तापमान कुछ भी हो, इनके शरीर का तापमान मेंटेन रहता है, या शरीर के तापमान को ये मेंटेन रखते हैं, इसीलिए इन्हें होम्योथर्मिक कहते हैं या वार्म ब्लडेड कहते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर एबल टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जैसे कि मैमल्स में, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ठंड के दिनों में इसीलिए हमें भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमारे वातावरण का तापमान कम है, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इवन माइनस में भी हो जाता है ठंड के दिनों में। और हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सारा कैलोरी बर्न करता है बॉडी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए हमें भूख ठंड के दिनों में ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का बहुत सारी ऊर्जा शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए खर्च हो रही है। दैट्स वाई वी फील हंग्री frequently, or more amount of food is taken by us because we are spending amount of energy for maintaining the body temperature। तो ये हो गए वार्म ब्लडेड। तो भले ही तापमान मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन हमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रखना है, तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर या एनवायरमेंट का टेम्परेचर माना जाता है वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जिसे सामान्य तापमान कहते हैं। और हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए हम वार्म ब्लडेड है। यस। क्योंकि हमारा रक्त जो है, हमारे शरीर का तापमान जो है वो सामान्य तापमान जिसे माना जाता है उससे ज़्यादा होता है, और उसे हम मेंटेन करते हैं। यस। तो इसे वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मिक एनिमल्स कहा जाता है। देन पोइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनका शरीर का तापमान जो होगा वो एनवायरमेंट 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, इसीलिए कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। Animals like reptiles, fishes, amphibians, and insects are cold-blooded animals. Yes, as they are unable to regulate their body temperature, ये अपने body temperature को regulate नहीं कर सकते हैं। Of all types of animals living on the earth, population of insects are maximum। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि वैरायटी जो है, अगर हम स्पीशीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज होती है इंसेक्ट की। यस। चलिए, वो अलग बात हो गई। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब हम समझ गए, नॉर्मल टेम्परेचर एनवायरनमेंट का जो होता है उससे कम बॉडी का तापमान रहता है, और ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं, अगर हमने जू में गए होंगे तो हमें देखा होगा रेप्टाइल जो होते हैं, स्पेसिफिकली स्नेक हो या फिर रेप्टाइल्स में हम देख सामान्यतः स्नेक देखा होगा या फिर क्रोकोडाइल देखा होगा। यस। ये धूप में पड़े हुए मिलते हैं हमें। यस। धूप में पड़े हुए इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, तो ये धूप में, ठंड के दिनों में धूप में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज व्हाट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, हम आसानी से याद रख सकते हैं इन्हें अगर हमें एग्जाम्पल्स याद होंगे। यहाँ बर्ड्स और मैमल्स आ रहे हैं, मतलब हम और बर्ड्स, ये दो कैटेगरी जो है ये ऐसी है जो वार्म ब्लडेड में आती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, जो वो फूड खाते हैं या उनके खाने की जो हैबिट्स हैं, न्यूट्रिशन जो है, उसके आधार पर ये तीन कैटेगरी के होते हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स। तो हम बात कर लेते हैं पहले कार्निवोर्स की।
कार्निवोर्स कौन होते हैं? कार्निवोर्स वो होते हैं, दे फीड फ्लैश। यस, ये मतलब एनिमल, अनदर एनिमल ऑफ फ्लैश, मतलब फ्लैश मतलब मांस खाते हैं ये। जैसे एग्जांपल हो गया लायन, टाइगर, शार्क, वेल। ये आपने सुना होगा शेर का बच्चा घास नहीं खाता, ऐसा कहा जाता है। कहने का यही मतलब होता है। वो अलग टर्म में है, उस शब्द का लिटरेचर में मीनिंग अलग है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि द टाइगर और द लायन, दे आर lion, they all are a variety of animal, those who are carnivores, they eat only flesh। yes, वो मांस ही खाते हैं। वल्चर है, ईगल है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। इसीलिए क्योंकि इन्हें मांस खाना होता है और ये स्किन को टीयर करके फिर जो जिस भी एनिमल को ये मारते हैं उसे खाते हैं उसको, तो उसके लिए इनकी दांत जो होती है बहुत शार्प होती है, जिसे हम कैनाइन कहते हैं। कैनाइन इनकी बड़ी होती है, ये एक एग्जांपल है। या हम पूछा जा सकता है कि कैनाइन कौन से एनिमल्स के बड़े होते हैं? तो जैसे हम भी अर्ली मैन जब थे, या जंगली जिसे हम बोलते हैं आदि मानव। यस, तो आदि मानव जब हम लोग थे तब हमारे भी कैनाइन लंबे हुआ करते थे, क्योंकि हम उस समय औजारों का इस्तेमाल या कुक्ड फूड नहीं खाते थे, भोजन को पका के नहीं खाते थे। तब हम कच्चा मांस या रॉ फ्लैश खाते थे, तब हमारे दांत भी, हमारे कैनाइन भी मजबूत होते थे। अभी हम देखेंगे तो हमारे कैनाइन छोटे हो गए हैं, क्योंकि उसका वो अब वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है, जिनका उपयोग धीरे धीरे खत्म हो गया है। यस, दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ इन द बैक ऑफ देयर माउथ, जिसे हम प्रीमोलर और मोलर टीथ कहते हैं। वो बड़े मजबूत होते हैं इनमें, इसलिए क्योंकि इन्हें जो फ्लैश है, कच्चा फ्लैश है, उसे प्रॉपर्ली ग्राइंड करना है। इनमें एक और कॉमन बात है कि ये एक बार शिकार करके लंबे समय तक इन्हें फिर आराम करना होता है, क्योंकि ये जो रॉ फ्लैश है इसे डाइजेस्ट करने में भी लंबा समय लगता है। तो एक बार हंटिंग के बाद इनको लंबा समय उसे डाइजेशन में भी बिताना पड़ता है। सो यू विल फाइंड आइदर दे आर हंटिंग और दे आर बीनीथ अ ट्री और समवेयर टेकिंग रेस्ट। इस तरीके की कंडीशन में ये मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी है हर्बीवोर्स की, जिसे हम बोल सकते हैं जो शाकाहारी होते हैं। यस, उनके बारे में बात किया जा रहा है, जो प्लांट प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे एलिफेंट हो गए, काऊ हो गया, रैबिट हो गया। हर्बीवोर्स हैव शार्प, फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ। इनके सामने के दांत ज़्यादा चौड़े और वो होते हैं, क्योंकि इन्हें कुतरना होता है, या बाइट लेनी होती है अबाउट the vegetable or the plant products. They have sharp front teeth to pluck and bite leaves of the plants. हम देखते हैं, अगर हम कैमल की बात करें तो उनके लिप्स भी ऐसे डेवलप होते हैं, टंग भी इतने शार्प होते हैं that they can take the leaves even from the thorny bushes। मतलब जो बबूल या ऐसे पेड़ होते हैं, झाड़ होते हैं, उनकी पत्तियों को भी, कांटों को काटे रहते हुए भी वो वहाँ से लीव्स को निकाल पाते हैं। तो ये इनका डेवलपमेंट है, इनका इवोल्यूशन है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर फीडिंग। अच्छा, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग होता है, क्योंकि ये इस तरह का फूड जो ग्रीन लीव्स ये लेते हैं, इसके लिए इनमें डाइजेशन भी, रूमिनेंट्स इन्हें हम कहते हैं, जिनका डाइजेशन में एक से ज़्यादा स्टमक यूज़ होता है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जो हर्बीवोर्स हैं, ये जब अ, जिसे हम जुगाली करना हिंदी में कहते हैं। यस, गाय भैंस को आपने देखा होगा, पहले जल्द से ही उनको घास मिलता है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, और फिर जब फुर्सत में होते हैं तो देन दे द फूड इज कमिंग अगेन फ्रॉम द प्राइमरी स्टमक टू देयर माउथ। प्राइमरी स्टमक से वो माउथ में वापस आता है फूड, और उसे वो चबाते हैं वापस से, और देन दे स्वेलो इट अगेन, और फिर वापस से निकलते हैं। गाय में, बकरी में, या हमने देखा होगा इवन वाइल्ड एनिमल्स भी हैं जो हर्बीवोर्स हैं, उनमें भी ये देखने को मिलता है। तो ऐसा इनको इसलिए करना पड़ता है, एक्चुअली ये एक तरह का प्रोटेक्टिव मेजर है। अगर ये खाना खाने में लंबा समय एक्सपोज होंगे, बाहर आएंगे, तो फिर इनके हंटिंग के चांस ज़्यादा होंगे। इनके जो प्रीडेटर्स हैं, शिकारी हैं, वो इन्हें आसानी से लोकेट कर सकते हैं और इनका शिकार आसानी से होगा। इसीलिए थोड़े समय के लिए बाहर निकल कर अपना जो फूड है उसे कलेक्ट कर लेते हैं अपने प्राइमरी स्टमक में, और फिर जब शेल्टर में चले जाते हैं जहाँ ये छिप सकते हैं, ऐसी जगह पर जाकर फिर इसे आराम से चबाते हैं। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हर्बीवोर्स। नाउ ओमनीवोर्स, हम मैमल्स भी इसमें आते हैं, कैट है, डॉग है, जिनको प्लांट प्रोडक्ट भी जो यूज कर लेते हैं एज देयर न्यूट्रिशन, एज वेल एज दे यूज द फ्लैश, बोथ प्लांट एंड फ्लैश दोनों ही ये यूज कर लेते हैं। दे आर ओमनीवोर्स। इसको याद रख सकते हैं हम ओमनी को,
ओमनी मतलब सब कुछ या सबके लिए, तो ये सब कुछ खा लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ओमनीवोर्स। और ओमनी करके मारुति वैन आती है, सबके लिए उसका मतलब है, मतलब पूरा परिवार उसमें जा सकता है, घूम सकता है, दैट्स व्हाई दैट इज मारुति ओमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सम अदर टाइप्स, ये तो हो गया, हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ, हमने क्लासिफिकेशन किया एनिमल का ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस के आधार पर, बॉडी टेम्परेचर के आधार पर, फूड हैबिट्स के आधार पर। कुछ और भी आधार हैं जिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसमें ग्नैवर्स की बात है, जिनको हम रोडेंट्स भी कहते हैं। ये these animals have long teeth. Pair of long teeth are used to gnaw यानी कुतरना, yes, on hard foods। तो जब ये कुतरना वर्ड यूज कर रहा हूँ तो आपको ध्यान आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में है, रैबिट है, स्क्वेरल है, यस। और ये कुतरते रहते हैं, इनके आगे के दो दांत निकले हुए रहते हैं, कभी हमने ध्यान दिया होगा, और ये दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। और अगर ये कुतरेंगे नहीं ना तो ये दांत इनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, दांत इतने लंबे हो जाएंगे। दैट्स वाई दे कंटिन्यूसली, ये लगातार कुतरते रहते हैं, कंटिन्यूसली ग्नॉ करते हैं या कुतरते रहते हैं। इसमें रैट भी आएगा, चूहा भी आएगा, और इनको सिंपली ज़्यादा जो कॉमन वर्ड है उसमें इनको रोडेंट्स कहा जाता है, यस। जिसमें रैबिट आ गया, स्क्वेरल आ गया, रैट आ गया। यहाँ दे रखा है ग्वैनिंग टीथ, जो सामने वाले दो दांत रहते हैं कुतरने के लिए, वो लगातार लंबे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यूस ग्रोथ के बाद भी वो लंबे नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि कुतरने से उनके वो दांत जो हैं घिसते रहते हैं लगातार, इसीलिए, है ना। रोडेंट फैमिली भी कहा जाता है इन्हें, मैमल्स का रोडेंट फैमिली, ये भी देख सकते हैं, रोडेंट वर्ड भी याद याद रखना चाहिए हमें। अब स्वेलोइंग, एक तो ये हो गया जो कुतर के खाते हैं, और एक जो निगल लेते हैं सीधे। सम एनिमल्स, मतलब ये खाने के तरीके पे हो गया, ये जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे टेक इन द फूड, कैसे वो इनटेक करते हैं फूड का। तो एक तो हो गया कुतर कर, एक हो गया swallowing। सम ऑफ द एनिमल्स डायरेक्टली टेक देयर फूड एंड दे डोंट फील द नीड ऑफ chewing, grinding, grabbing। दिस ईटिंग हैबिट इज कॉल्ड डायरेक्ट swallowing। तो ये हम देखते हैं स्नेक में देखने को मिलता है, या ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो चबाते नहीं है, सीधे निकल जाते हैं। रेप्टाइल्स के विषय में ये है swallowing वाला बात। हमारे यहाँ एक कहने का एक चलन है कि वो सभी जीव जो निगलते हैं वो अंडे देते हैं, हम बर्ड्स में भी देखते हैं। तो निगलने वाली ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो निगलते हैं वो अंडे देते हैं, मतलब दे ले एग्स, वो बर्थ नहीं देते हैं यंग वंस को, दे ले एग्स, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। अब हैबिटेट, हैबिटेट मतलब कहाँ रहते हैं, रहने की जगह के आधार पर, उनका रहना कहाँ होता है उसके आधार पर भी कैटेगरी है। एक लैंड पे रहने वाले, वाटर में रहने वाले, और वाटर और लैंड दोनों जगह रहने वाले। लैंड पे जिनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, एनिमल्स रिसाइड ऑन द लैंड एंड ट्रीज, है ना, जमीन पर या फिर जो पेड़ों पर रहते हैं। तो लैंड में बरो बनाकर, या बोल सकते हैं कि जंगल में, शेल्टर में, पेड़ों के नीचे नीचे या फिर पेड़ों पर, इसमें मैमल्स आ जाएंगे। मैमल्स मतलब हम लोग भी हैं, बंदर हैं, और तमाम एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, और जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, मेमेलियन ग्लैंड पाया जाता है, जिसके थ्रू मिल्क फीड करते हैं वो अपने बेबीज को, यस। कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो प्लेटिपस वगैरह, जो एग भी ले करते हैं, या अनडेवलप्ड बेबी को भी बर्थ देते हैं, जैसे कि हम कैंगेरूज में देखते हैं। तो ये सभी मैमल्स हैं। सिंपल अगर ये मैमल वर्ड को हम पिक करें तो मैमल वर्ड का मतलब यही होता है कि जिनमें मैमेरियन ग्लैंड पाया जाता है, मतलब चाहे वो मेल या फीमेल, दोनों ही बॉडी में हम देखते हैं कि निपल्स पाए जाते हैं, यस। तो मैमेलियन ग्लैंड की बात हो रही है, जिसमें जो मदर होती है वो मिल्क फीड करती है अपने यंग वंस को, यस। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सभी, ये सभी कैटेगरीज हो गई जो कहाँ रहती है, लैंड पर। टेरेस्ट्रियल भी कह सकते हैं। अब टेरेस्ट्रियल में दो अगली कैटेगरी हो जाएगी, जो पेड़ों पर रहती है उनको अर्बोरियल भी कहते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, या फिर कुछ रेप्टाइल जो पेड़ों पर रहते हैं उन्हें हम अर्बोरियल्स कहते हैं। अब उसके बाद हो गया वाटर, पानी में पाए जाने वाले जीव, जो पानी में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लाइक फिशेस, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, क्रैब्स हो सकते हैं, स्पॉन्जेस हो सकती है, स्नेक्स हो सकते हैं। तो ये वो जीव हैं जो पानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं।
अच्छा, अब इनमें एक्वेटिक एडप्टेशन पाया जाता है जिसके थ्रू ये पानी में सर्वाइव कर पाते हैं। तो एक्वेटिक एडप्टेशन हमें पता है गिल्स होंगी या स्किन के थ्रू ये ब्रीथ करेंगे, या इनमें वो फीचर्स होंगे जिसकी मदद से ये लंबी सांस लेकर पानी में रुक सकते हैं। यस, so ऑल दिस फीचर्स दे नीड टू सर्वाइव इन वाटर। बॉडी के ऊपर शेल्स होना चाहिए, या स्लिमी, या फिर हम बोल सकते हैं ऑयली स्किन होना चाहिए, जिससे ये पानी का असर इनकी स्किन पर या बॉडी पर ना हो। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स हो गए। उसके बाद लैंड एंड वाटर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। एनिमल्स विच रिसाइड्स एंड आर एबल टू रिसाइड इन बोथ वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। अब यहाँ पर जो एम्फीबियन की डेफिनेशन है ये अधूरी है। एक्चुअल में हम प्राइमरी में ये जरूर पढ़ते हैं कि जो पानी में रहता है और जमीन पे रहता है वो रह सकता है, वो एम्फीबियन हो गया, जिसमें हम क्रोकोडाइल ले लेंगे, टॉर्टॉइस ले लेंगे, फ्रॉग ले लेंगे, स्नेक ले लेंगे। लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं और जब हम एम्फीबियन की कंप्लीट डेफिनेशन पे आते हैं तो ये सारी चीजें हट जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग ही एम्फीबियन कहलाएगा। लेकिन अभी प्राइमरी की जो बुक्स हैं या ईवीएस की जो बुक है उसमें एम्फीबियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इन सबको एम्फीबियन कह सकते हैं, जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये होता है कि फिर एक्चुअल एम्फीबियन की डेफिनेशन क्या है। तो एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ साइकिल का इम्पोर्टेंट कोई भी फेज पानी में बिताए और कोई फेज जमीन पे बिताए, मतलब जमीन और पानी दोनों ही जिसको जरूरत है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे दे आर अ काइंड ऑफ एम्फीबियन। जैसे फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग को फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना होता है, और वो अपने अंडे पानी में देता है, और जो टेडपोल्स होते हैं वो अपना इनिशियल डेवलपमेंट उनका पानी में ही होता है। तो लाइफ साइकिल का एक इम्पोर्टेंट फेज पानी में पूरा हो रहा है। यस, एंड देन दे कैन ग्रो अप फर्दर एंड दे कैन कम आउट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, सेलेमेंडर भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसका इनिशियल फेज जो है पानी में पूरा होता है और फिर वो बाहर आता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक पार्ट, कम से कम एक पार्ट लाइफ का पानी में पूरा हो, या कंप्लीट सेंस में बात करें तो लाइफ साइकिल के जितने भी मेजर पार्ट हैं उनमें से कोई ना कोई हिस्सा पानी और ज़मीन पर पूरा होना चाहिए, दोनों ही जगह ज़रूरी हो जिनके लाइफ साइकिल को कवर करने के लिए, वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। और सामान्य, अगर हम ईवीएस के हिसाब से और प्राइमरी क्लासेस के हिसाब से बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया रहने की जगह के आधार पर। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के आधार पर। रिप्रोडक्शन में भी फर्दर कैटेगरीज हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस एनिमल्स विच लाइज एग्स, जो अंडे देते हैं। यस, उन्हें हम ओविपोरस, है ना। तो ओवम ओविपोरस ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं। ओ फॉर ओवम, ओवम मैंने एग होता है, और ओविपेरस मतलब जो अंडे देते हैं। इसमें बर्ड्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, एम्फीबियंस आ गई, फिश आ गई, ये सभी अंडे देते हैं। और विविपेरस वो जो दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो जन्म देते हैं यंग वंस को। जिसमें आ गए हैं मैमल्स, मतलब हम लोग आ गए हैं, और तमाम वो जीव जो जन्म देते हैं यंग वंस को, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जन्म देने के आधार पर। एक देते हैं अंडे, उन्हें हम बोलते हैं ओविपेरस, और विविपेरस जो देते हैं बच्चों को जन्म। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट मीट करते हैं या फ्यूज होते हैं। दे मिक्स एंड फॉर्म अ सिंगल सेल। दो अलग अलग सेल है, स्पर्म एक अलग सेल है और ओवम एक अलग सेल है। जब वो मीट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हेन दे गेट फ्यूज एंड दे फॉर्म अ सिंगल सेल, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। मतलब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस है स्पर्म और ओवम का मीट करने का, फ्यूज होने का, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, वो अगर शरीर के अंदर हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब अंदर हो रहा है। यस, और अगर बाहर हो रहा है तो वो होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल कब होता है, जैसे मैंने बात की फ्रॉग की, तो फ्रॉग, मेल फ्रॉग, सॉरी फीमेल फ्रॉग क्या करती है या फिश क्या करती है, वाटर में अपने एग्स को रिलीज कर देती है। फिर मेल फिश या फ्रॉग क्या करता है, उन एग के ऊपर स्पर्म को स्प्रेड करता है। तो यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है स्पर्म और ओवम की, या फ्यूज जो हो रहा है स्पर्म और ओवम, या फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, वो शरीर के बाहर
कंडक्ट हो रही है, बाहर हो रही है, पूरी हो रही है, तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब ओवम और स्पर्म कहाँ बॉडी के अंदर, स्पेसिफिकली फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज होती है। यस, तो मेल इजैकुलेट्स स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड द स्पर्म फर्दर मूव्स एंड गोज टू दी ओवम, एग के पास पहुंचता है स्पर्म और उसे फर्टिलाइज करता है। तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इंटरनल का मतलब अंदर, तो फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जैसे कि रेप्टाइल्स में होता है, मैमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है। उसके फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और वो एम्ब्रियो कुछ जो अंडे देंगे वो कंप्लीट डेवलप फॉर्म में नहीं आते हैं, तो फिर फर्दर डेवलपमेंट चलता रहता है बाहर। मदर उनको टेम्परेचर देती है एग्स को, ताकि वो प्रोटेक्ट करती है, टेम्परेचर देती है, जैसे हम बर्ड्स में देखते हैं। और फिर जब वो कम्प्लीटली मेच्योर हो जाते हैं, देन हैचिंग होती है और बर्ड्स बाहर आते हैं। रेप्टाइल्स में भी बेबीज बाहर आती हैं, आते हैं। और अगर हम बात करें मैमल्स में, तो उसमें कंप्लीट डेवलपमेंट जो है बेबी का, वो मदर यूटेरस में ही होता है, और फिर बाद में बर्थ होता है कंप्लीटली डेवलप्ड बेबी का। तो ये हो गया टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। एक तो कि वो जन्म देते हैं या अंडे देते हैं बच्चों को, अंडे देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं, तो ओविपेरस, विविपेरस। और क्या इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नली, उसके आधार पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ब्रीदिंग इन एनिमल्स, तो हम देखें जिनमें लंग्स पाया जाता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं या हायर एनिमल्स जिनको हम कहते हैं, या जो लैंड पर रहते हैं, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, है ना, हम सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कैसे ब्रीथ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लंग्स, और जो पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से। तो नोज आता है, उसमें ट्रैकिया आता है, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, एंड देन एल्वियोलाई, बंच ऑफ एल्वियोलाई, ये सब तमाम चीज़ें आती है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स का, तो उसमें हमें समझ में आएगा। जबकि कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं, या पानी में थोड़े समय के लिए भी जाते हैं, चाहे वो फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, तो या तो वो गिल्स से, जिनमें गिल्स पाई जाती है। जैसे अगर हम सारे फिशेस की बात करें, सभी तरह की मछलियों की बात करें, तो उनमें गिल्स पाया जाता है ना। या इवन एम्फीबियंस में भी गिल्स पाया जाता है। या फिर अर्थवर्म की बात करें, तो वो मॉइस्ट, जैसे हम देखते हैं अर्थवर्म मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, या कभी कभी हम देखते हैं हाइबरनेशन में जो फ्रॉग्स रहते हैं, वो भी जमीन के नीचे रहते हैं, बारिश के बाद बाहर आते हैं। तो उनकी ब्रीदिंग में भी मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनस रेस्पिरेशन इसे कहते हैं। क्यूटेनस मतलब रिलेटेड टू स्किन, स्किन के द्वारा ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन है बाहर, जो मॉइस्ट में है, मॉइस्ट मतलब नमी में है, पानी में है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्किन के अंदर, और वो फिर रक्त में मिल जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, और बॉडी के काम आता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसेक्ट्स में क्या होता है, बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, उन पोर्स की मदद से ये लोग ब्रीदिंग करते हैं। यस, तो इंसेक्ट्स में इस तरह का रेस्पिरेशन होता है। तो हमने देखा, एक तो लंग्स की मदद से, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं करते हैं। दूसरा वैरायटी हो गया कि गिल्स की मदद से, फिश और एम्फीबियंस में, और स्किन की मदद से, और ओपनिंग ऑन दी बॉडी सरफेस, तो इंसेक्ट्स में हम देखते हैं स्पेसिफिक पोर्स की मदद से किया जाता है। तो ये हो गया ब्रीदिंग्स इन एनिमल। फिर लोकोमोशन की बात करें कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह, लोकोमोशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। तो उसके लिए भी सभी एनिमल्स के अपने अपने तरीके हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ टू फैसिलिटेट द लोकोमोशन। नो डाउट सब में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जिनकी मदद से वो लोकोमोशन करते हैं या ट्रांसलोकेशन करते हैं। और ये ट्रांसलोकेशन क्यों होता है? एक तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अच्छी शेल्टर के लिए, मतलब रहने की जगह ढूंढने के लिए, फूड ढूंढने के लिए, और मेट मतलब रिप्रोडक्शन के लिए। तो सेफ्टी, शेल्टर, फूड एंड रिप्रोडक्शन, ये चार मेजर प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। मैमल्स यूजुअली मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। लोकोमोशन के लिए इनके पास लिम्स होती हैं, लेग्स होती हैं सारे मैमल्स के पास। फिश की बात करें तो उनके पास फिन्स होती हैं। यस, स्विम करने के लिए। बर्ड्स फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, तो उनके पास विंग्स होती हैं। यस, तो ये तमाम तरीके हैं लोकोमोशन के। मैमल्स के पास लेग्स हैं, फिश या फिर एक्वेटिक एनिमल्स के पास फिन्स हैं, और बर्ड्स के पास विंग्स हैं।
अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, रेंगने वाले जीव जिनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, रेंगने वाले जीवों के पास छोटे छोटे पैर होते हैं। या स्नेक की बात करें तो वो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। यस। और जैसे हम क्रोकोडाइल को भी देखते हैं तो उनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, उतने बड़े शरीर को वो पैरों की मदद से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, बहुत लंबी दूरी पर वो नहीं जा पाते हैं। तो उनका पूरा शरीर जो होता है वो जमीन से टिका हुआ होता है, सटा हुआ होता है। तो वो सिर्फ पैरों की मदद से उसे घसीटते हैं, यस, क्रॉल करते हैं। हाँ, फ्रॉग की बात करें तो उसके पास वेब्ड फीट होते हैं जिससे वो जंप करता है। पेंगुइन के पास फ्लिपर्स होते हैं मूवमेंट के लिए। इंसेक्ट्स के पास लेग्स हो सकते हैं या विंग्स भी होती हैं, या बटरफ्लाई के पास जैसा हम देखते हैं। तो इंसेक्ट्स सबसे बड़ी कैटेगरी है एनिमल्स की, सबसे ज़्यादा वैरायटी या स्पीशीज जो पाई जाती है वो इंसेक्ट्स की पाई जाती है। और इनके पास तमाम तरीके हैं मूवमेंट के, जंप भी करते हैं ये लोग अपने। इनको हम बोलते हैं ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स मतलब जिनके पास बहुत सारे लिम्स होते हैं, बहुत सारे जॉइंटेड लेग्स होते हैं, है ना। तो ये तमाम तरीके हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन के लिए। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक क्लास ऑफ एनिमल्स। तो हम जो बेसिक 5 कैटेगरीज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि पाइसेस हो गए, या फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, बर्ड हो गए और मैमल हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइसेस या फिर फिशेस की। फिशेस हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। स्केल्स क्यों चाहिए? क्योंकि पानी में रह रहे हैं तो बॉडी के ऊपर कवर चाहिए ताकि बॉडी पानी में सड़े नहीं। यस, तो दे हैव स्केल्स। यस, वी हैव मेड, आई हैव अ वीडियो ऑलरेडी मेड ऑन द स्पेसिफिक फीचर ऑफ फिशेस, है ना, एक्वेटिक एडेप्टेशन इन फिशेस। वो मैं आपको भेजूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो फिर आपको स्पेसिफिकली अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बेसिक फीचर्स, स्पेसिफिकली फिश के बारे में पता करना है तो वो वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। दे हैव इनविजिबल ईयर्स एंड हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे हमारे पास 4 चैम्बर्ड होता है, तो हमारे पास 4 चैम्बर्ड होता है, हम हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। यहाँ 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, एक चैम्बर में ब्लड आता है बॉडी से, फिर वो पंप होता है दूसरे चैम्बर में, फिर वो पंप होता है गिल्स में, और फिर गिल्स से वापस से वो पूरे ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होकर, ऑक्सीजन मिक्स होकर पूरे बॉडी में चला जाता है। फिर बॉडी से वापस पहले चैम्बर में आता है, वो पंप करता है दूसरे चैम्बर में, दूसरा चैम्बर पंप करता है फिर से गिल्स में। इस तरीके से 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और ये होते हैं ओविपोरस। ओविपोरस मतलब ये अंडे देते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स होगी फिश की या पाइसेस की। यस, ओके। दूसरी कैटेगरी एम्फीबियंस की, जिसके बारे में हमने बात की थी। एम्फीबियंस में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनके पास 3 चैम्बर है। तो फ्रॉग के पास भी 3 चैम्बर होता है। और रेप्टाइल्स में भी बात करें तो दे टू हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये कॉमन बात है रेप्टाइल्स में। अगर हम देखें कि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट या इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमें लाइफ देखने को मिलेगा वाटर में। तो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी हमें वाटर में दिखेंगे। वाटर के बाद फिर उनका डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट बोलना चाहिए, या इवोल्यूशन हुआ और कॉम्प्लेक्स हुई बॉडी। तो उनमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए जो क्वालिटी चाहिए या जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो पूरा हुआ। तो फिर वो आए कहाँ? ज़मीन पर। जब वो ज़मीन पर आए, फिर वो पेड़ों पर चढ़ने लगे, तो ज़मीन पे रहेंगे पहले, तो रेप्टाइल्स आए होंगे, सबसे पहले पाइसेस, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, और फिर रेप्टाइल्स के बाद टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल के बाद हम बात कर सकते हैं अर्बोरियल। तो ये सब एक हम फीचर देख सकते हैं जब हम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, और उसमें भी एनिमल की जो फर्दर हम स्पीशीज़ को पढ़ते हैं या फाइलम्स को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें समझ में आता है कि पानी, फिर पानी और ज़मीन कॉमन, फिर ज़मीन, फिर पेड़। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो हैं डेवलप हुए हैं, या फिर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो है उनका इस तरह से हुआ है, इवॉल्व वो इस तरह से हुए हैं। पहले पानी में बहुत सामान्य तरह की जीव, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, तो फिर एम्फीबियंस, है ना, एक्वेटिक, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन टेरेस्ट्रियल एंड देन अर्बोरियल। ठीक है, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। लेकिन इसमें से एक स्पेसिफिक हमें याद रखना है रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो, कि रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल है उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी सभी जो एम्फीबियंस है वो एक अपवाद स्वरूप है। बाकी सभी जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो एम्फीबियन की बात करें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रॉग हो गए, टेडपोल हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए। टेडपोल एक्चुअली फ्रॉग के ही वंशज हैं, मतलब उनके छोटे बच्चों को जो पानी में रहते हैं उनको हम टेडपोल कहते हैं। चलिए
तो ये हो गया एम्फीबियन, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिनके पास गिल्स भी होगा, लंग्स भी होगा, स्किन भी होगा, ताकि ये जमीन और पानी दोनों जगह रह सकें। यस, इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना, इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तभी पानी में मैंने बताया था फ्रॉग जाके, मेल फ्रॉग जो है अपने, सॉरी फीमेल फ्रॉग जो है एग्स को रिलीज करेगी पानी में, और मेल फ्रॉग जो क्या करेगा, उन एग्स के ऊपर स्पर्म को रिलीज करेगा, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर वही एग डेवलप होके टेडपोल्स बनते हैं। टेडपोल्स में प्राइमरी गिल्स ही होती हैं, फिर ग्रेजुअली उनमें लंग्स डेवलप होता है, और फिर वो बाहर आते हैं पानी से। रेप्टाइल्स में भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, स्नेक, लिजर्ड, टॉर्टोइस, जैसे बेसिक एग्जांपल है। इवन हम क्रोकोडाइल को भी रेप्टाइल्स में ही रखते हैं। इनमें भी इनविजिबल ईयर होता है, बाहर ही मतलब एक्सटर्नल ईयर दिखाई नहीं देता है। ये भी कुछ फीचर्स है जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। मैमल्स जो हम बात करेंगे, मैमल्स में विजिबल ईयर होता है, कान बाहर की तरफ दिखाई देता है। चलिए, रेप्टाइल्स स्नेक हियर फ्रॉम द वाइब्रेशन कमिंग आउट। इनमें थर्मल सेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सामान्य तापमान में अंतर को ये भाप लेते हैं। तो अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है कहीं, और कोई वार्म ब्लडेड एनिमल वहाँ पर है, तो वो आसानी से रिकग्नाइज हो जाते हैं स्नेक के द्वारा, रेप्टाइल्स के द्वारा, स्पेसिफिकली स्नेक के द्वारा। स्नेक में होलो टीथ होता है, जिसको हम फैंग कहते हैं, जिसको हम विष दंत कहते हैं, है ना, और उसी में वो जहर इंटैक्ट रखते हैं, स्टोर करते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक इन आवर कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा जानने के लिए। हमारे पास, हमारी कंट्री में बहुत सारे सांप हैं, लेकिन जो जहरीले हैं वो 4 ही तरह के हैं, जिसमें हम जानते हैं कोबरा सबसे कॉमन है, देन क्रेट है, रसल्स वाइपर, है ना, और एक होता है सॉ स्केल वाइपर। ये 2 तरह के वाइपर, यस, और क्रेट और कोबरा, ये 4 ही जहरीले सांप हैं, या जिनके काटने से मौत होने की संभावना होती है। इसमें कोबरा जो है सबसे जहरीला सांप जो भारत में पाया जाता है, वो है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स लिव इन कॉलोनी। हम देखते हैं चींटियां हो या दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं, वो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, मतलब बहुत बड़े समूह में रहना ये पसंद करते हैं, या इनका हैबिटेट ऐसा है, रहने का तरीका ऐसा है। स्मेल की मदद से ही अपने फेलोमेट्स को रिकग्नाइज करते हैं, जैसा फेरोमोन्स कहा जाता है। तो इनमें भी हम देखते हैं चींटियां एक लाइन से चलती हैं, तो नो डाउट उनमें एक स्मेलिंग सेंस होती है, जिसकी मदद से वो पाथ पहचान जाते हैं कि उनके पहले आए हुए इंसेक्ट ने कौन सा पाथ अपनाया है। इसे फेरोमोन्स कहते हैं। फेरोमोन्स, ये टर्म याद रखिएगा, जो ये सिक्रीट करते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्रीशन, और इसी की गंध से ही एक दूसरे को पहचानते हैं। फेरोमोन्स के अलग अलग सिग्नल होते हैं, वो मैट के लिए, मैटिंग के लिए भी होता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी होता है, और दूसरी चीज़ों के लिए भी होता है। Mosquitoes recognize by smell of body. They can also find human by smell of sole of feet and heat of the body. तो मॉस्किटोज को कैसे पता चलता है कि उनके होस्ट कहाँ है? यस, तो वो हमारी बॉडी स्मेल से। तो अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहें, तो आप एक कर सकते हैं कि आप बाहर जो है 2 सॉक्स रखें, एक जो यूज्ड है और एक जो वॉश्ड है। सेम कलर के, सेम साइज़ के 2 सॉक्स में से एक सॉक को आप यूज़ करिए, उसमें पसीना आएगा, स्मेल आएगी, और दूसरा सॉक्स जो है उसे आप वॉश कर लीजिए, और इन दोनों को हैंग कीजिए ऐसी जगह जहाँ मच्छर आते हैं। यू विल फाइंड जो यूज्ड है उस पर्टिकुलर सॉक्स पे आपको ज़्यादा, मोज़े पर आपको ज़्यादा मच्छर बैठे हुए दिखाई देंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं बर्ड्स पर। बर्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका बॉडी जो होता है बोट शेप्ड होता है, या जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, जैसे फिश में भी होता है। तो पानी में भी तैरना है या हवा को भी काट के आगे निकलना है, तो बॉडी जो होनी चाहिए स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, बोट शेप होना चाहिए, ताकि फ्रिक्शन या ड्रैग जो हो वो कम से कम हो। यस, होलो बोन्स होते हैं। ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट बात है कि बर्ड्स को हम एक ही शेप के एक बर्ड को ले लें, या फिर हम हेन को ले सकते हैं, और उसी शेप के, उसी साइज के हम रैबिट को लें, और दोनों को हम मेजर करें, तराजू में रखें, तो हम देखेंगे रैबिट का वेट कई गुना ज़्यादा होगा, और बर्ड का वेट जो होगा वो कई गुना कम होगा। ऐसा क्यों? सेम साइज का होने के बाद भी। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्ड्स में होलो बोन्स होते हैं। अब ये उनको होलो बोन्स की ज़रूरत क्यों है? होलो बोन्स उनको इसलिए चाहिए ताकि उनकी बॉडी का वेट कम हो। यस, और वो फ्लाइट कर सकें, उड़ सके। यस, विंग्स पाए जाएँगे, फेदर्स पाए जाएँगे। ये इनके जो
अपर लिम्ब है, आगे वाले जैसे हमारे 2 हाथ हैं, वही 2 हाथ जो होते हैं वो इवॉल्व्ड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं विंग्स में इन केस ऑफ बर्ड्स, ताकि वो उड़ सकें। ये इनके पास क्लॉ होता है मजबूत, ताकि ये पेड़ों पर बैठ सके। और इवन जो कार्निवोर्स बर्ड्स हैं उनके क्लॉ इतने मजबूत होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं ताकि वो अपने प्रे को किल कर सकें या उनकी बॉडी को टीयर अप कर सकें उसे खाने के लिए। यस। हाँ, कुछ बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में ये कैपेसिटी होते हैं कि वो अपने नेक को 360 डिग्री तक भी रोटेट कर सकते हैं, ताकि वो बिना हिले-डुले अपने आस-पास की चीज़ों को चेक कर सकें। कुछ बैक एंड फोर्थ भी कर सकते हैं नेक को। यस, डिफरेंट बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन देयर ओन वे। हम देखते हैं सबके अपने तरीके हैं। बुलबुल जो होती है वो बुशेज़ में अपना नेस्ट बनाएगी, है ना? कुछ घास में बनाती है, कुछ रॉबिन नेस्ट मेड ऑफ द सॉफ्ट ट्विग्स, है ना? तो सब बर्ड्स अपने-अपने तरीके से नेस्ट बनाती है। चिड़िया या बर्ड्स की भी अपनी एक दुनिया है, अगर हम उसमें जाएँ तो हमें इतना पढ़ने को और जानने को मिल सकता है जिसका कोई एंड नहीं है। शायद इसकी स्टडी को ऑर्निथोलॉजी ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड क्लिक नहीं हो रहा है अभी, जहाँ तक है यही कहते होंगे। तो इवन क्रो मेक इट्स नेस्ट यूजिंग वायर, वुड, ग्रास, ईगल, काइट एंड वल्चर हैव स्ट्रॉन्गेस्ट आईसाइट। तो कुछ बर्ड्स के बारे में दे रखा है, एक्सपेक्ट टाइगर को छोड़ दें तो बाकी सबसे ज़्यादा मजबूत आईसाइट इनकी होती है, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर उड़ते हैं और वहाँ से अपने प्रे को जज करते हैं या उनको लोकेट करते हैं, एंड दे जस्ट अटैक फ्रॉम देयर एंड दे जस्ट कैच देयर प्रे फ्रॉम देयर। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, जैसे हम बगुले की बात करें, वो कैटल की बॉडी पर बैठते हैं और इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे आपने कभी बफेलो के पीठ पर क्रेन को बैठे हुए देखा होगा। ये क्या करते हैं, ये उनकी बॉडी से इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, खाते हैं। तो अ, इसीलिए जो बफेलो होते हैं वो इन्हें अलाउ भी करते हैं, बिकॉज़ ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें एक दूसरे की मदद की जाती है सर्वाइवल के लिए। तो क्रेन को फूड मिल रहा है और बफेलो का बॉडी क्लीन हो रहा है, उसे इंसेक्ट से या जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे जीवों से छुटकारा मिल रहा है। यस, म्यूचुअली बेनिफिटेड, ऐसा ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचाते हैं। ठीक है, अब मैमल्स की बात करते हैं, मतलब हमारी बात करते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो मैं बोल रहा था, ये पाया जाता है इनके चेस्ट पर। यस, बॉडी में हेयर एक कॉमन फीचर है हमारा, बॉडी सरफेस पर हेयर पाया जाना। यस, विजिबल ईयर पाया जाना, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मैमल्स का। हम विविपोरस है। यस, मतलब हम बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ मैंने बताया था, कुछ ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, बहुत प्लेटिपस और एक और ऑर्गेनिज्म है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अनडेवलप्ड बेबी को जन्म देते हैं, इनकम्प्लीटली डेवलप्ड बेबी को जन्म देते हैं कैंगेरूज हैं। यस, कुछ में आई साइट डेवलप नहीं होती है, जैसे हम डॉग्स में देखते हैं, या फिर रैट्स में भी ऐसा होता है, वो देर से डेवलपमेंट होता है उनमें। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अधिकांश जो है, मैक्सिमम जो है वो दे गिव दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। कुछ यूनिक फीचर्स हैं मैमल्स के। टाइगर हैज़ ग्रेट सेंस ऑफ साइट एंड कैन सी 6 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन एट नाइट। नाइट में भी इनका विज़न काफ़ी अच्छा होता है। हम बर्ड्स में बात करें तो आउल की भी, या नॉक्टोरियल एनिमल्स कहते हैं जो रात में घूमते हैं, उनकी आईसाइट काफ़ी अच्छी होती है। इवन अगर हम बात करें बैट की, तो उसकी आईसाइट इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करता है। वो अपने माउथ से बहुत ही शार्प साउंड रिलीज़ करता है, और जब वो साउंड वेव टकरा के आसपास की चीज़ों से वापस उसके कान पे आता है, उसका कान देखा होगा आपने। इवन बैट भी एक मैमल है, वो बर्ड बर्ड हम बोलते हैं उसे, पर वो भी एक मैमल है, वो भी यंग वंस को बर्थ देता है। इवन दे हैव मेमोरी ग्लैंड भी उनमें पाया जाता है। तो अ, वो उस अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से अपने प्रे को रिकॉग्नाइज करता है अंधेरे में। इसके विषय में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्लास 9 की किताब में है। अल्ट्रासोनिक साउंड और साउंड के अलग-अलग जो वेव्स हैं, उनके अलग-अलग कैटेगरीज़ के बारे में। तो ये कुछ फीचर्स अलग-अलग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में दे रखा है।
हमने मैमल्स के बेसिक फीचर्स को पढ़ा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब कुछ एनिमल्स जो है झुंड में रहना पसंद करते हैं, कुछ जो है वो अकेले रह, या हम बोलते हैं सॉलिटरी लिविंग पसंद करते हैं। Animals cannot see many colors as we can. Animals that are awake in daytime can see some colors. कुछ एनिमल जो दिन में घूमते हैं या डे टाइम जिनका मूवमेंट है, वो कुछ कलर्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉक्टोरियल है, जो रात में जागते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही रिकग्नाइज कर पाते हैं रात के समय। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी ये चीज़ों पर हमें ऐसे तमाम एनिमल्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। सिंपली हम देखें कि जो एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मैमल्स के बारे में, तो मैमल्स की बेसिक फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि एनिमल या पशुपालन की मदद से हम क्या क्या कमर्शियली या इकोनॉमिकली बेनिफिट गेन कर सकते हैं। इट इज़ अ साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड केयरिंग, रियरिंग एंड केयरिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स को केयर करना, उनकी ब्रीडिंग करवाना, ताकि उनसे जो बेनिफिट है वो लगातार हमें मिलता रहे। इट इज़ बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ दोज एनिमल्स विच आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। तो हम हर तरह के एनिमल्स को नहीं पालते, हम उन्हीं एनिमल्स को पालते हैं जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनसे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। एनिमल्स गिव, हाँ, पेट एनिमल्स की बात करें, डॉग पालते हैं वगैरह वगैरह, वो अलग बात है। पर अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन की, तो उसका उद्देश्य होता है कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है, कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। ये एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है कुल मिला के। एनिमल गिव मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस। जैसे गाय से हमें दूध और मीट मिलता है। जनरली मीट की बात नहीं करनी चाहिए गाय के मामले में। तो बफेलो मिल्क, गॉट मिल्क, मीट, वूल, शीप से मीट, वूल, हनी से हनी बी से हनी, जिसे हम एपीकल्चर भी कहते हैं। यस, बी कीपिंग आगे पढ़ने वाले हैं। फिर हम लैक से, हमें लैक के इंसेक्ट से लैक मिलता है हमें। यस, लाक हम पढ़ते हैं ना, कभी कभी वो सील लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, कॉपी के बंडल्स को क्लोज करने के लिए कपड़े के ऊपर लाक की सील लगाते हैं, या लाक की बनी हुई चूड़ियाँ भी यूज़ करते हैं। तो वो लाक इंसेक्ट से प्रोड्यूस होता है। सिल्क वर्म, सेरिकल्चर जिसे हम कहते हैं, सिल्क वर्म की रियरिंग और ब्रीडिंग हम करवाते हैं, तो वहाँ पर हमें सिल्क फाइबर हमें मिलता है। हैन चिकन से हमें एग और मीट मिलता है। स्नेक से लेदर, ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है। हमें सामान्यतः इंडिया में इसके बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं देखने को मिलते हैं स्नेक को। बाकी कंट्रीज़ में, स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्नेक लेदर यूज़ होता है ज़्यादा केसेस में। यहाँ जो हमने काऊ और बफेलो की बात की, यहाँ लेदर आना चाहिए, क्योंकि हमारे शीप लेदर, काऊ लेदर, बफेलो लेदर, ये सब यूज़ होता है इंडिया में, तो यहाँ भी लेदर आना चाहिए। रैबिट मीट एंड फर, रैबिट जो माउंटेन में पाए जाने वाले रैबिट होते हैं, उनके फर जो ठंडी प्रदेशों में, अगर हम बोलें जो हमारे यहाँ भी हिमालयन रीजन्स में रैबिट पाए जाएंगे, उनके फर काफ़ी थिक होते हैं और उसका यूज़ किया जाता है फर का, टू मेक दी वुलन थिंग्स। यस, अब बी कीपिंग की बात करें, स्पेसिफिकली जो हमने यहाँ पर बात की हनी बीज के बारे में, वही बात यहाँ हो रही है। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लिची फ्लावर, या तमाम तरह के फ्लावर से हम उस हनी बीज को ब्रीडिंग में और उनकी रेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ये वैरायटी ऑफ हनी डिपेंड करेगी कि किस तरह के फ्लावर्स का नेक्टर जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। एवरी बी हाइव, तो बीज के भी अलग अलग टाइप्स हैं, कुछ बहुत वाइल्ड होती हैं, उनको बी कीपिंग में यूज़ नहीं किया जाता। ऐसे ही बीज को बी कीपिंग में यूज़ किया जाता है जो बहुत जेंटल होते हैं, कहने का मतलब अग्रेसिव नहीं होते हैं, और उनसे बी कलेक्शन और बी सॉरी हनी कलेक्शन और हनी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। तो ये सारा डिस्कशन हुआ एनिमल का जो पार्ट है आपके ईवीएस में, चैप्टर 2 में। यस, जिसमें हमने बात की, इंट्रोडक्टिव फेज देखा, एनिमल क्या हो है, उनकी फीचर्स क्या क्या हैं। फिर हमने बात की क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। देन हैबिटेट की बात की, लैंड, वाटर, मतलब टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, अर्बोरियल, सभी के बारे में बात की। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के आधार पर कौन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं या वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो विविपेरस, ओविपेरस, और एक्सटर्नल और इंटरनल, दो तरह का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ब्रीदिंग हैबिट में अलग अलग देखा हमने, स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा, बॉडी पोर्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा। फिर लोकोमोशन की बात करें तो
सेफ्टी, शेल्टर, फूड और मैटिंग के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, लोकोमोशन करना पड़ता है, ट्रांसलोकेट होना पड़ता है। इसमें इनके लेग्स हो सकते हैं, फिन्स हो सकते हैं, विंग्स हो सकते हैं, क्रॉलिंग ये कर सकते हैं, ये तमाम तरीके हैं। फिर हमने बात की स्पेसिफिक फीचर के आधार पर, तो बाइसेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स हैं। इन सब के फीचर्स के बारे में हमने बात की और आखिरी में हमने बात किया कि एनिमल हस्बेंड्री कैसे होती है या क्या-क्या एनिमल हस्बेंड्री के वैरायटी है और उनसे हम क्या-क्या गेन कर सकते हैं। फिर बी कीपिंग की स्पेसिफिकली हमने बात की। यस, बी कीपिंग या जिसको हम बोलते हैं एपीकल्चर, ये लार्ज स्केल पर किया जाता है और इवन गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग देती है। किसान विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र माफ़ कीजिएगा, के द्वारा भी समूह के द्वारा भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं हो। एग्रीकल्चर के साथ-साथ पैरेलल जो दूसरी चीज़ें हो सकती है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, एपीकल्चर हो, सेरीकल्चर हो, पिसिकल्चर हो, यहाँ पर फिश के बारे में बात नहीं की गई है, फिश को भी ग्रो किया जा सकता है। अब ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला, एनिमल कैन अवेक एट नाइट कैन सी, जो रात में जागते हैं वो देख सकते हैं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन, इनमें से कौन जो है मॉइस्ट स्किन जिसको हम क्यूटेनस रेस्पिरेशन कहते हैं, उसके द्वारा श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। अर्थवर्म है, फिशेस है, स्पैरो, कैट, इनमें से कौन है? The association of a cattle and a bird is a symbiotic relation, prey relation, symbiotic relation, then that is commensalism relation. फिर which of the following statement is incorrect about elephant? एलिफेंट के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया, पर इनमें से कौन सी बात जो है एलिफेंट के बारे में गलत है, ये हमें बताना है। तो आज के इस डिस्कशन में हमने कवर किया एनिमल चैप्टर 2 ईवीएस सी टेट, और होपफुली ये जो हमने डिस्कशन किया है आज का, ये हेल्प करेगा आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन सीटेट या किसी भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे जाएं, उसको आप आसानी से कर पाएंगे। होपफुली आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप सेम टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो कंटेंट हमने पढ़ाया है या हमने डिस्कस किया है वो आपको हेल्पफुल है कि नहीं। Yes, so hopefully it will be helpful to you. Thank you. Take care. I'm Mithun, taking leave now. Best wishes for your preparation. Vande Mataram.